सो कंटिन्यू करते हैं अपने अगले लेक्चर से, लेक्चर 9। वी हैव F इज इक्वल टू क्यू ई, सबको पता है, ओके। एंड F इज ऑलरेडी इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू फ्रॉम F इज इक्वल टू एम ए, ओके। सो A इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम एन स्टार, ये यहाँ से रिलेशन आया, इसी रिलेशन को उठा के हम अपना वी डी इज इक्वल टू 0 से टाउ सी इंटीग्रेशन ए डी टी में रखेंगे। ए की जगह क्यू ई बाई एम एन स्टार रखेंगे, सॉरी एम एन स्टार रखेंगे, where mn star is the effective mass of electron, a is the acceleration of electron, capital E is the electric field intensity। तो ये पता होना चाहिए, हमने ये रखा, ओके। तो क्यू ई बाई एम एन स्टार एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको बाहर निकाल लिया, मतलब वो टाइम इंडिपेंडेंट है, नॉट कांस्टेंट बट टाइम इंडिपेंडेंट, 0 से टाउ डी टी। सो टी 0 से टाउ सी, तो ये आ गया टाउ सी। तो वी डी इज इक्वल टू क्यू ई एम एन स्टार टाउ सी, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस लेक्चर का, पहला फॉर्मूला। फिर से रिपीट कर देते हैं, वी डी इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम एन स्टार इंटू टाउ सी। तो यहां से क्या निकल के आया, सो वी डी इज इक्वल टू क्यू ई टाउ सी, तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ सी, पहली तो ये बात है। एंड वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, सो यहां से निकल के आ रहा है कि म्यू एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ सी, या फिर म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो यहाँ म्यू एन हमारा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, म्यू एन जो है वो टाउ सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आगे क्या हम देखते हैं, वी डी इज इक्वल टू क्यू टाउ सी बाई एम एन स्टार इंटू ई, ठीक है। बट ये आपका इक्वेशन 1 है, ये निकल के आया, बट इक्वेशन 1 ये है, बट वी डी इज इक्वल टू म्यू एन ई, ये भी हमको पता है कि वी डी इज इक्वल टू म्यू एन ई, इक्वेशन 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। म्यू एन जो आया इज क्यू इंटू टाउ सी बाई एम एन स्टार, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सारे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो म्यू एन इज इक्वल टू क्यू इंटू टाउ सी बाई एम एन स्टार, क्योंकि वी डी और ई का रिलेशन एक ये है, और वी डी और ई का रिलेशन एक ये है। तो जो बची हुई चीज़ है क्यू बाई टाउ सी एम एन और म्यू एन, वो हमारा इक्वल हो गया, ठीक है, अब दिख रहा होगा। फ्रॉम आवर इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट हायर द कोलिजन, मतलब स्कैटरिंग जितनी ज़्यादा होगी, लेसर विल बी द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब कोलिजन टाइम से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि जितना टाउ सी बड़ा होगा उतना हमारा मोबिलिटी कम होगी। टाउ सी के बड़े होने से मतलब क्या है, इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन तो आ रहा होगा, यहाँ पे बात आ रही है कि टाउ सी मतलब कोलिजन हायर होंगे और मोबिलिटी कम होगी, जबकि हमने दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला। इस चीज़ को समझते हैं लॉजिकली कि मोबिलिटी का ज़्यादा होना मतलब क्या है, कोलिजन का टाइम है, मतलब एक कोलिजन यहाँ पे है, एक कोलिजन यहाँ पे है, अगर इसी को आप और बढ़ा दोगे, इसका मतलब कि दो कोलिजन काफ़ी देर में हो रहे हैं, मतलब लेस कोलिजन हो रहे हैं, लेस कोलिजन हो रहे हैं इस केस में, ये समझने वाली बात है। लेस कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या बोला है कि हायर द कोलिजन, हायर द कोलिजन का इनडायरेक्टली मतलब है कि लेस टाउ सी, ज़्यादा कोलिजन होंगे तो जो कोलिजन के बीच का टाइम है वो कम होगा। अब अगर टाइम कम होगा तो फिर मोबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से क्लियर हो गई ये बात। अब आते हैं ई के डायग्राम फॉर सिलिकॉन। जो हमने ई के डायग्राम पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंट भी था, तो उसको सिलिकॉन के लिए देखते हैं और गैलियम आर्सेनाइड के लिए भी देख लेते हैं। तो सिलिकॉन के लिए ये डायग्राम है, नीचे आ जाते हैं हेडिंग। सो ये कर्व्स हैं ई के डायग्राम फॉर सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड के बीच में। अब मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है और आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये जो कर्व्स हैं ये दोनों के लिए काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, और उसके पहले ये पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगा वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा। ओके, सो दोनों में मेन क्या डिफरेंस है, सिलिकॉन एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है और वेयरएज गैलियम आर्सेनाइड इज अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो ये मेन डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। अब ग्राफ की जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। के स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, ठीक है, ये के जो हमारा है के एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मोमेंटम है, और ई फॉर एनर्जी। तो ई के मतलब एनर्जी एंड मोमेंटम डायग्राम। अगर पी लिखते मोमेंटम की जगह तो पावर, एनर्जी पावर बहुत फ्रिक्वेंटली बनाते हैं, तो वो नहीं है, ये के लिखा है, ये सिलिकॉन के लिए है।
अब ये ईवी क्या होता है, ईवी सबको पता है कि वैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल। तो ये जो आपके इसके नीचे, ये जो इस लाइन के डैश ग्रीन लाइन के नीचे है, ये आपका पूरा वैलेंस बैंड है। सिमिलरली ईसी इज व्हाट, ईसी इज बॉटम मोस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ कंडक्शन बैंड। तो ये ईसी है, तो वो दोनों में सेम है, ये लाइन सेम है। ओके, अब और यहाँ पर क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं वो निकालेंगे हम कंक्लूजन। लाइक वैलेंस बैंड आपका यहाँ है, तो यहाँ पे ये होल्स मौजूद है, और ये कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ओके, ये पीक है। ये लोएस्ट पार्ट क्या है कंडक्शन बैंड का, मतलब हमने ये डॉटेड लाइन डैश लाइन यहाँ पे ही क्यों बनाई, क्योंकि कंडक्शन बैंड का जो ग्राफ है उसका बॉटम मोस्ट पार्ट यही है। लाइक ये हाईएस्ट मोस्ट पार्ट है, ये हाईएस्ट मोस्ट पार्ट है किसका, वैलेंस बैंड का, ये लोएस्ट मोस्ट। अब ये मोस्ट है, यहीं पे ये चीज लोएस्ट ये है, हाईएस्ट ये है। तो यहाँ से भी हमको एक चीज समझ में आई बहुत इंपॉर्टेंट, कि गैलियम आर्सेनाइड के लिए आपका दोनों जो गैप बैंड्स हैं वो एक दूसरे के जस्ट एक लाइन में है, दोनों का मोमेंटम के नॉट सेम है। ओके, बट हियर द मोमेंटम इज नॉट सेम, इज k1 एंड k नॉट। वैलेंस बैंड के लिए k नॉट और कंडक्शन बैंड के लिए k1। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, जो कि गेट के सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो ये आपका डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। यहाँ से जो होल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके, डायरेक्ट जाएंगे, और वो लाइट या फोटोन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एमिट करेंगे। ये चीज यहाँ पे इनडायरेक्टली जाएंगे, जैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इनडायरेक्टली जाएगा इलेक्ट्रॉन। होल यहाँ से, होल्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इनडायरेक्टली जाएगा और हीट एमिट करेगा। ओके, हीट एमिट करेगा। अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि हीट एमिट कर रहा है, हम क्या इससे एलईडी और लेजर बना सकते हैं सिलिकॉन की मदद से? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, हम सिलिकॉन की मदद से एलईडी लेजर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि केवल ये लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, एमिट नहीं कर सकता। और गैलियम आर्सेनाइड जो कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, वो लाइट एमिट भी कर सकता है। और इसका मेन रीजन है क्योंकि ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है और ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। ये लाइट को एब्जॉर्ब और एमिट दोनों कर देता है, और सिलिकॉन जो है डायरेक्ट वाले, जो भी डायरेक्ट बैंड गैप है, सॉरी इनडायरेक्ट बैंड गैप है, वो केवल हीट को एमिट करते हैं। तो ये समझ में आया कि ये इनडायरेक्टली जा रहा है और ये डायरेक्टली जा रहा है। तो ये तो बेसिक सा डायग्राम है। अब कंडक्शन बैंड का जो ग्राफ है वो दो पार्ट में है, जो आपको दिख रहा होगा। ये आपका वैली है, ये क्या है, वैली, इसको वैली बोलते हैं, और ये पीक है या माउंटेन है। ओके, अब यहाँ पे आपकी दो वैल्यू होती हैं, किसमें, ये मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो वैली 1 है वो मेन वैली होती है, और उसी का जो बॉटम पार्ट होता है उसी को हमने ईसी माना है, और वैली 2 भी मौजूद होती है। और वैली 1 और वैली 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ये एक याद रखने वाली, अगर रख सकें तो अच्छी बात है गैलियम आर्सेनाइड के लिए। तो लगभग ये फिगर में जो भी दिख रहा है, मैंने एक एक कंपोनेंट सब कुछ समझा दिया, बता दिया, और क्या क्या याद रखना है क्या क्या नहीं। अब एक और चीज करते हैं, अब डायग्राम लेते हैं किस किस के बीच का, डायग्राम लेते हैं ई और वीडी के बीच का। इसको हाईलाइट करते हैं, ये वीडी और ई, वोल्ट पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वीडी के बीच का डायग्राम लेते हैं। किसके लिए, सेम फिर से वही सिलिकॉन के लिए एंड गैलियम आर्सेनाइड के लिए। सो सिलिकॉन को मैं यहाँ लिंक करता हूँ दोबारा से। सिलिकॉन हमारा क्या था, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एंड गैलियम आर्सेनाइड इज डायरेक्ट। इसको करना बहुत जरूरी है। तो सिलिकॉन के लिए तो 10⁻³ से 10⁻⁴ में ये कर्व बनता है और फिर सैचुरेट हो जाता है। ओके, तो ये चीज तो हमने देखी हुई थी, यहाँ पे लीनियर रिलेशन रहता है, ये लीनियरली चलो बोल दिया। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, इसमें क्या समझना कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें समझना है गैलियम आर्सेनाइड के लिए, जो कि एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, जिसका हम ग्राफ पहली बार देख रहे हैं वीडी और ई के बीच में। सो कुछ उस तरीके से ही अगर कैटेगराइज करें तो ये आपका लीनियर पार्ट है और ये आपका कांस्टेंट पार्ट है। पर यहाँ जो बीच का पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है कि ये ऐसे पीक पे ऊपर गया है और फिर ये ऐसे नीचे आया है।
तो इसी को समझने के लिए अब हम इसको न्यूमेरिकली समझते हैं, मैथमेटिकली समझते हैं। तो इसकी बात करें सिलिकॉन की, इन वैल्यू 1 μn1 is equal to q tau c upon mn star 1 and mn1 is h bar square upon 2 अल्फा। अब ये अल्फा बीटा क्या है ये समझना यहाँ पे जरूरी है, ये 2 अल्फा। ओके, इन वैल्यू 2 μn2 is equal to q tau c। अच्छा, ये बात कर रहे हैं हम किसके लिए, पूरी की पूरी गैलियम आर्सेनाइड के लिए, जहाँ पर दो वैल्यू हैं। ओके, वैल्यू 1 है और वैल्यू 2 है, वैल्यू 3 भी थोड़ी सी, मेन दो वैल्यू है, यहाँ पे एक ही वैल्यू है सिलिकॉन के लिए। ओके, तो गैलियम आर्सेनाइड के लिए वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के लिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं, इन वैल्यू 1 एंड इन वैल्यू 2 μn2 इक्वल टू q tau c अपॉन mn2 स्टार। mn2 हमारा क्या है, h बार स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, ये बीटा यहाँ पे जरूरी है समझना, ये mn2 है। एज अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा से बड़ा है, हमें ये बताया गया है। mn1 इज लेस देन mn2। ओके, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा mn1 जो होगा वो छोटा होगा क्योंकि अल्फा बड़ा है। ओके, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये समझने वाली बात है। अब mn1 और mn2 के बीच में रिलेशन आया तो μn1 और μn2 के बीच में भी रिलेशन आया। μn1 और μn2 के बीच में रिलेशन क्या है कि μn1 इज ग्रेटर देन μn2, मतलब वैल्यू 1 का जो मोबिलिटी है वो ज्यादा है वैल्यू 2 से। फिर से नजर डालते हैं वैल्यू 1 और 2 पे। ओके, तो वैल्यू 1 हमारा बड़ा मेन वाला वैल्यू था, वैल्यू 2 ये है। तो फिर से रिपीट करते हैं, क्या हमने बोला कि वैल्यू 1 की मोबिलिटी ज्यादा है वैल्यू 2 से, मतलब द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन इन वैल्यू 1 देन वैल्यू 2। अब यहाँ करते हैं वैल्यू 1, लेट अस अज्यूम जो E है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा k स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, D2 E इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं 2 बार, तो ये हमको देगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू k 2 टाइम्स। ओके, ये हमको दे देगा 2 अल्फा। लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रॉन मूव्स टू वैल्यू 2, हमने माना कि इलेक्ट्रॉन वैल्यू 2 में चला गया है। E जो है वो बीटा टाइम्स k माइनस k1 स्क्वायर। ओके, इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 बीटा हमको केवल देगा, वो 2 अल्फा 2 बीटा। एज वैल्यू 1 इज नैरोअर देन वैल्यू 2। अब फिर से आते हैं वापस, वैल्यू 1 जो है वो हमको साफ दिख रहा है कि जो वैल्यू 1 है वो हमारी नैरोअर है एज कंपेयर टू ये, वैल्यू 1 इज नैरोअर देन वैल्यू 2। ओके, चलो ये भी मान ली बात, वैल्यू 1 इज नैरोअर देन वैल्यू 2। So d2e by dk2 at value 1 is greater for d2e by dk2 at value 2। ये कहाँ से बात आई, ये कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रॉपर्टी है ई के डायग्राम की, जो कि हमने पहले सीखी भी थी, इस पॉइंट को नोट किया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर ये नैरो है, वैल्यू 1 नैरो है, तो इसके जो ये डिफरेंशिएट किया है हमने d2e by dk2 डबल डिफरेंशिएट, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब हम बोले कि 2 अल्फा इज ग्रेटर देन 2 बीटा, वैल्यू 1 के लिए ज़्यादा है, या फिर बोले तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो यहाँ से हमने ये, मैं दिखा दूँ आपको, ये जो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा लिखा है, ये यहाँ से यहाँ पे ले गए, ये कहाँ से आया, हमने यहाँ प्रूव किया है कि अल्फा बीटा से बड़ा होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन केवल इतना था कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर इन वैल्यू 1 देन वैल्यू 2 फॉर अ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ये हमारा कंक्लूजन था, इसको नोट करेंगे। अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। इन गैलियम आर्सेनाइड इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली हैड हाई मोबिलिटी एंड दे आर ऑक्युपाइंग शार्पर वैल्यू 1। गैलियम आर्सेनाइड में इलेक्ट्रॉन की क्या होता है कि शुरू में ज्यादा मोबिलिटी होती है और वो शार्पर वैल्यू 1 को ऑक्युपाई करता है, ठीक है। तो मोबिलिटी ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है, वैल्यू 1 में, ये पता ही है। ओके, शार्पर मीन्स नैरोअर, जो चीज नैरो है वो ज्यादा शार्प होगी, आप और ज्यादा नैरो कर दो तो फिर वहां पे एस बन जाएगा, शार्प एस। एंड देन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट टू अपर वैल्यू 2, एज अ रिजल्ट देयर इफेक्टिव मास इज इंक्रीज्ड। ये समझेंगे क्या क्या हो रहा है। पहले तो इलेक्ट्रॉन बैठे थे वैल्यू 1 के अंदर, जो कि शार्पर वैल्यू है, मतलब शार्पर से हमें क्या बताना चाह रहा है कि नैरोअर वैल्यू है। उसके बाद जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाया, हमारा इलेक्ट्रॉन जाके वैल्यू 2 में बैठ गया और उसकी वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास भी बढ़ गया।
सो देयर इज अ ड्रॉप इन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इफेक्टिव मास के बढ़ने से हमारा इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो घट गई। ओके, इफेक्टिव मास बढ़ जाए, किसी चीज़ का मास बढ़ जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे चलेगा ना, एंड एट हायर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस ड्रॉप इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑल्सो, और उसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारी ड्रॉप हो गई, क्योंकि म्यू और वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, वही हैं जो हमने रिलेशंस पढ़े हैं। हमें वहाँ पे रिलेशन पढ़ते टाइम पे, फॉर्मूला पढ़ते टाइम पे हमने ये देखा कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनडायरेक्टली है, वही सारी चीज़ का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और इसी को हमने बोला है गन इफेक्ट। ये गन इफेक्ट की डेफिनेशन है और थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हमने बोला है गन इफेक्ट। अब गन इफेक्ट को फिर से वापस जाके डायग्राम में देखते हैं, तो डायग्राम में अब हमको समझ में आएगा कि जब वैली 1 से ये एरिया है वैली 1 का, और ये एरिया है वैली 2 का, तो वैली 1 से वैली 2 में जाएगा तो ये एकदम से ड्रॉप आएगा इसमें, वीडी में और म्यू एन में, दोनों चीज़ में। तो ड्रॉप आया, उसके बाद तो फिर वो कांस्टेंट हो ही जाएगा एक लिमिट के बाद जाके। ओके, तो चेंज इन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंटरवली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट हायर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही है कि मतलब ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का हायर इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रॉन का, तो फिर उसका मास, इफेक्टिव मास चेंज हो गया। ये चीजें थी। अब आते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर पे। तो गैलियम आर्सेनाइड, मतलब थोड़े से पॉइंट देखते हैं थ्योरेटिकली। तो एग्जांपल डायरेक्ट का हमने देखा गैलियम आर्सेनाइड, मतलब कंपाउंड वाले सेमीकंडक्टर जो है लगभग वो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। गैलियम नाइट्राइड, गैलियम फॉस्फाइड। आपका इनडायरेक्ट में सीधे सीधे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम एग्जाम्पल में लिखा हुआ, जो कि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं। तो डायरेक्ट में देखते हैं क्या कह रहा है, मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड टेक्स प्लेस एट द सेम वैल्यू ऑफ के। ये चीज हमने ऊपर देखी है कि दोनों सेम मोमेंटम की लाइन पे स्थित या लोकेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज, मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड occur for different value of k. okay, different value of k, ये चीज है। when an electron makes a transition from a conduction band to valence band, no change in momentum or k value takes and energy is released in the form of light। ठीक है, ये चीज भी देखिए, जब कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जा रहा है तो वो लाइट एमिट कर रहा है, और मोमेंटम में क्योंकि सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मोमेंटम में कोई चेंज आएगा ही नहीं। So these materials are suitable in designing for LEDs, laser, मतलब लाइट एमिटिंग डिवाइसेस जो भी होती हैं, तो उनके मैन्युफैक्चर के लिए ये अच्छे होते हैं। ये सूटेबल है। अब बात करते हैं यहाँ पे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम वैलेंस कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, चेंज हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ चेंज हुआ है। यहाँ पे हम बोले तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम और k value and takes k value takes and energy is released in the form of heat. This is very important. So these materials are not suitable in designing of light emitting devices, but they can be used in the fabrication of जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होती हैं, BJT, MOSFET, ये सब। तो ये चीज़ है, ये लाइट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, के वैल्यू, के की वैल्यू के मतलब चेंज होने का इंपॉर्टेंट था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। अब थोड़ा सा मोबिलिटी जो हमारा म्यू एन है उसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है म्यू एन का, म्यू एन इजकल टू क्यू टाउ सी बाई एम एन स्टार। ये हमारा पुराना फॉर्मूला है, जिससे हमारा निकल के आया कि म्यू एन, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ सी। ओके, टाउ सी इज टाइम बिटवीन द कोलिजन। तो ये तो फॉर्मूला हमने रिकॉल किया। अब आता है स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, और मूव करते टाइम पे क्या होगा, वो स्कैटर हो रहा है। तो इसलिए स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझना जरूरी है। स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। स्कैटरिंग विद लेटेस्ट एटम्स और लेटेस्ट स्कैटरिंग, दो तरीके की स्कैटरिंग होती है, और स्कैटरिंग विद चार्ज आयंस और इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। ओके, तो दो तरह की स्कैटरिंग की बात करी है।
सो बेसिकली हम मेन जो बात कर रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, हम टेम्परेचर एंड मोबिलिटी के रिलेशन की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर के बदलने से मोबिलिटी पे कैसे चेंजेस आते हैं। तो पहली टाइप की हमारे लैटिस स्कैटरिंग है और दूसरा हमारा चार्ज आयंस वाली इम्प्योरिटी स्कैटरिंग है। मतलब इम्प्योरिटीज जो हमने ऐड करी मेनली क्या है होती है इम्प्योरिटीज, डोनर एंड एक्सेप्टर। सो डोनर डोनेट करके क्या बन जाता है पॉजिटिव, और एक्सेप्टर एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है नेगेटिव आयन। तो पहले देखते हैं लैटिस स्कैटरिंग। लैटिस तो सिंपल है कि आपका इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है और कोलाइड किया कोलाइड किया कोलाइड किया कोलाइड किया, ये चीज। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से लैटिस वाइब्रेशन या एटम का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। एंड हेंस स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस, तो स्कैटरिंग भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ये जो एटम है, ये जो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, जब ये ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारा इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाएगा। ओके, सो एज रिजल्ट एवरेज कोलिजन टाइम डिक्रीजेस। जो कोलिजन टाइम है, अब कोलिजन टाइम को समझना बहुत ज़रूरी है। कोलिजन टाइम से उसका कहने का मतलब है टाइम बिटवीन टू कोलिजन। मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंट कोलिजन होने लगेंगे, बहुत बार बार जल्दी जल्दी होने लगेंगे। तो क्या है कि मोबिलिटी घट जाएगी। जब बार बार भिड़ी कोई इंसान चल रहा है, वो कभी इस खंबे में बढ़ा, कभी उधर बढ़ा, कभी खंबे के गेट में बढ़ा, तो ओवरऑल उसकी मूवमेंट एंड मोबिलिटी कम हो जाएगी ना। तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो उसका जो रिलेशन है लैटिस स्कैटरिंग के लिए म्यू एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी इनवर्स, या फिर बोल सकते हैं म्यू एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T⁴ माइनस का ये मतलब है। तो T क्या है टेम्परेचर, म्यू क्या है मोबिलिटी। तो दिस लैटिस स्कैटरिंग डोमिनेट्स फॉर, ये डोमिनेट करती है T ग्रेटर देन 100 केल्विन पर। अगर T 100 केल्विन से टेम्परेचर कम है तो बहुत ही कम लैटिस स्कैटरिंग हमको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हीट नहीं है सेमीकंडक्टर बार में, एटम्स में वाइब्रेशन नहीं है। एटम में वाइब्रेशन कब आएगा? थर्मल वाइब्रेशन, जब वो हीट अप होंगे, तो एक टेम्परेचर पे ही दिखेगा। तो ये बहुत ही अच्छे से प्यार से लैटिस स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं कि जो कि थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो है किसका? इम्प्योरिटी स्कैटरिंग का। अब ये क्या बात कर रहे हैं? डोनर की, और ये वाली बात हो रही है एक्सेप्टर की। ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आया तो वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो अपनी तरफ खींच के उसके पास से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। और सेम टाइम पे अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज उसको दूर फेंक देगा, रिपेल कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है सेम दिस। तो ये तो अट्रैक्टेड और रिपेल्ड, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। Electrons also interact with charge defect in the lattice such as donors and acceptors. When an electron moves, it may get scattered by charged ion. जब एक इलेक्ट्रॉन चलता है तो वो चार्ज आयन से scattered हो सकता है। In this case, it is important to note how much time electron interact with, जो इलेक्ट्रॉन interact कर रहा है कितनी देर के लिए, वो डिपेंड विद द इम्प्योरिटी, मतलब विद डोनर और एक्सेप्टर, उस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन स्कैटर होगा। इफ इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स मोर टाइम इन इंटरेक्टिंग विद इम्प्योरिटी, देन स्कैटरिंग विल बी लार्जर एंड मोबिलिटी विल कम डाउन। मोबिलिटी कम मतलब नीचे हो जाएगी, मतलब गिर जाएगी, मतलब लो हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा स्कैटरिंग होगी उतनी मोबिलिटी कम होगी। ये तो हमने इसमें भी देखा है भाई, स्कैटरिंग के बढ़ने से मोबिलिटी कम हो रही है। बट यहाँ पे उल्टा होता है, और वो उल्टा क्यों होता है? यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस के साथ, तो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। जो इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी क्या है? मतलब मूव करने की एबिलिटी। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चार्जअप होगा तो ज़्यादा तेज मूव करेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की मूव करने की एबिलिटी बढ़ रही है, थर्मल वेलोसिटी बढ़ रही है। एंड हेंस एज द इलेक्ट्रॉन हैज गॉट मोर एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन के पास और ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो वो इम्प्योरिटी को पास कर जाएगा बहुत ही कम टाइम में, उससे इंटरेक्ट करेगा ही नहीं। समझते हैं? मतलब ये जो अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इस पॉजिटिव आयन के पास अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रह जाता, मान लो ये जो पॉजिटिव आयन है इसके पास बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन रह जाता, तो इसी के अंदर जाके कोलाइड हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, टेम्परेचर के बढ़ने से मोबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो बहुत ही कम टाइम में निकल जा रहा है। तो बस इसको हल्का, इसने क्या इलेक्ट्रॉन को बस डिफ्लेक्ट कर दिया, एक डायरेक्शन दे दी, ओके, बट ज़्यादा कोलिजन हुआ नहीं, इलेक्ट्रॉन रुका नहीं, ऐसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन दे दी।
तो ये चीज़ है कि टेम्परेचर के बढ़ने से यहाँ पे मोबिलिटी बढ़ती है। तो म्यू आई मतलब इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, म्यू एल मतलब लैटिस स्कैटरिंग। तो म्यू आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। ओके, एक और चीज यहाँ पे देखते हैं, एन आई क्या है हमारा, वो है कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, कंसंट्रेशन के बढ़ाने से तो देखो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जितने चार्ज आयंस होंगे उतना ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। तो अगर चार्ज आयन का नंबर बढ़ा दोगे तो स्कैटरिंग तो बढ़नी ही बढ़नी है, तो मोबिलिटी कम होनी ही होनी है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, एज द नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज इंक्रीजेज the electron will spend more time in interacting with impurities, so mobility will go down as concentration of impurity increases. Okay, mobility will go down. So mu I is directly proportional to t की power 3/2 upon ni. ये complete relation है। For a given temperature, the mobility decreases with increase in impurity concentration because of enhanced impurity scattering. ओके, तो ज़्यादा एक गिवन टेम्परेचर के लिए मोबिलिटी, अगर मतलब गिवन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दो तो ये साफ दिख रहा है ना कि इनवर्सली रिलेटेड है, ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। तो मोबिलिटी हमारी घटेगी इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन के बढ़ाने से, टेम्परेचर को एक मतलब कांस्टेंट करने के बाद। अब फिर से देखते हैं मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। ओके, लेट अस अज्यूम दैट इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन Ni इज कांस्टेंट इन द मटेरियल। अब हमने क्या लिया कि Ni को कांस्टेंट मान लिया, केवल अब इस समय टेम्परेचर और मोबिलिटी की बात करेंगे। दैट इज स्कैटरिंग के अंदर, स्कैटरिंग ड्यू टू एटॉमिक वाइब्रेशन। ये एक तरीके से रिवीजन है ऊपर वाली चीजों का। डोमिनेट्स फॉर टी ग्रेटर देन 100 के, म्यू एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर माइनस, मतलब वो एक तरीके से बात होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। सो इफ ये कंक्लूजन हमारा है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस मोबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, यहाँ पे इम्प्योरिटी स्कैटरिंग की बात करते हैं। स्कैटरिंग ड्यू टू चार्ज आयन डोनर और एक्सेप्टर डोमिनेट्स फॉर टी लेस देन 100 के। ओके, म्यू आई क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से तो क्या होता है फिर वो बढ़ती है, तो म्यू आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, फिर टी की पावर 3/2 ये माइनस। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस म्यू आई ऑल्सो इंक्रीजेस, ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। अब ये सी मेंस 2020 में 20 मार्क्स का ये डायग्राम जो है ये आ जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा लैटिस स्कैटरिंग और इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो जिन लोगों को वो देखना है तो वो अपने ध्यान रखें। तो म्यू के बीच में और टी के बीच में हम यहाँ पे अब बना रहे हैं डायग्राम। तो क्या है कि जब हमने बात करी टेम्परेचर, ये हमने पैरामीटर पहले ले लिया था, टेम्परेचर 100 के नीचे और ऊपर। नीचे तो हमारा इम्प्योरिटी स्कैटरिंग डोमिनेट करती है लेस में, और ऊपर हमारा लैटिस स्कैटरिंग डोमिनेट करती है। तो सीधे लीनियर लाइन जाएगी और ये भी लीनियर लाइन जाएगी, मतलब ये गिरेगी ये बढ़ेगी, और यहाँ पे दोनों ये ऐसे कर्व बना देंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। म्यू जो है लिया हमने लॉग स्केल में लिया, ये याद रखने वाली बात है। टी को भी लॉग स्केल में लिया है। ये 100 केल्विन है हमारा, सिंपल सा डायग्राम है। मतलब अगर हम माने तो इम्प्योरिटी स्कैटरिंग के टेम्परेचर बढ़ने पे तो बढ़ता जाएगा, तो ये ऐसा होना चाहिए था, इसलिए ये डैश लाइन दिखाई है। और ये क्या है, शुरू में ज़्यादा है तो वो घटना चाहिए था, ये घट ही रहा है ये बढ़ ही रहा है, बट जब दोनों को रियलिटी में जोड़ेंगे 100 केल्विन पे तो ऐसा कर्व बन जाएगा। इम्प्योरिटी स्कैटरिंग म्यू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 टी की पावर 3/t 3 की पावर 3 टी की पावर 3/2। म्यू आई इज म्यू आई नॉट टी की पावर 3/2। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट घुसा दिया, म्यू आई नॉट लॉग ले लिया दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ln म्यू आई नॉट, इसको भी फिर से ln म्यू आई नॉट को भी कांस्टेंट मान लिया, और ln t 3/2। तो ln म्यू आई इक्वल टू 3/2। ठीक है, पावर आपका बाहर आ जाती है, सबको पता है, ln t प्लस c। तो ये y इक्वल टू किस तरीके का फॉर्म बन गया, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम आपका 3/2 जो स्लोप है। ठीक है, स्लोप निकालना जरूरी था। स्लोप क्यों निकालना जरूरी था, ये डायग्राम में जो ये इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, स्लोप निकाला है। सिमिलरली यहाँ पे किया है, सिमिलरली किया उसको भी देख लेते हैं। म्यू एल इक्वल टू म्यू एल नॉट
ठीक है, फिर इसको पूरे को C2 मान लिया और फिर से फिर वही चीज़ हमारा, बट यहाँ पे माइनस है, ये माइनस इंपॉर्टेंट है। इससे समझ में आ रहा है कि नीचे डिक्रीज होगा, जो कर्व जो हमारा लाइन है ये नीचे क्यों आ रही है, और इसका स्लोप 3/2 है। ओके, इसका -3/2 3/2 है, तो ये क्यों है, ये हमने यहाँ थ्योरेटिकली मैथमेटिकली प्रूव किया। इसको दिखा देते हैं। अब आते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कोलिजन टेकिंग प्लेस इन यूनिट टाइम इज, ठीक है, कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी यूनिट टाइम में क्या है, 1/τc, विच इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ कोलिजन ड्यू टू वेरियस स्कैटरिंग मैकेनिज्म। ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ओवरऑल सिंगल प्रोबेबिलिटी, जो कि सम होती है टी τc लैटिस और τc इम्प्योरिटी, दोनों का सम होता है। तो 1/μ भी दोनों का सम होता है, 1/μl प्लस 1/μi। ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट करेंगे। म्यू और टाउ दोनों ही हमारा सम होता है उनके इंडिविजुअल का। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। द बैंड स्ट्रक्चर सोन इन गिवन फिगर इज दैट ऑफ, ये किसका बैंड स्ट्रक्चर है। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट बैंड गैप स्ट्रक्चर है। ऐसा क्यों, मैंने तुरंत देख के कैसे बताया, इसका टॉप लेवल और यहाँ पे इसका बॉटम लेवल, ये इसका बॉटम लेवल ये है, तो दोनों के बीच में ऐसा ये ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये गैलियम आर्सेनाइड नहीं हो सकता। कॉपर तो आपका मेटल है एक तरीके का, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचा सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का हमने देखा हुआ था, तो जर्मेनियम का ये है। ओके, ये हमें वैल्यूज भी दी है, K100 K111, ये अलग से भी बनाया है, और ये आपका दोनों के बीच का ये भी दिया है कि इतना डिफरेंस है, तो ये हमारा किसका है, जर्मेनियम का, सिलिकॉन का नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दिस इज ईके डायग्राम फॉर जर्मेनियम, दिस इज ईके डायग्राम फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड आर प्रोवाइडेड इन द थ्योरी नोट्स। ठीक है, ये जर्मेनियम का है, ये यहां से याद रख लेंगे। ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अक्रॉस द एनर्जी, during an electron transition across the energy gap in an indirect semiconductor such as silicon। ठीक है, सिलिकॉन एक इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर है, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो क्या क्या चीजें पे फर्क पड़ता है वो हमें बताना है। द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, ठीक है, तो हमने इनडायरेक्ट का नाम बोल के ही बता दिया कि इसमें तो मोमेंटम चेंज होना ही होना है, सेम मोमेंटम की लाइन पे नहीं चल रहा है ना वो। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, तो ऐसा नहीं है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्यों मतलब बदलेगी, वो तो सेम ही रहेगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी बदलेगी हाइट पे, मतलब नीचे लेवल से ऊपर जा रहा है, और काइनेटिक एनर्जी जब मोशन में आएगा तो बदलेगी ही बदलेगी। ये हमारा 1, 3 एंड 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच आर करेक्ट पूछा था। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। डोपिंग इंट्रिंसिक, नोट करेंगे, इंट्रिंसिक सिलिकॉन विद आर्सेनिक एज एन इम्प्योरिटी। ओके, तो क्या क्या इसमें सही गलत है। हम डोप कर रहे हैं सिलिकॉन को आर्सेनिक के संग, आर्सेनिक क्या है, पेंटावेलेंट, नेगेटिव है, डोनर है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे चीजें। ओनली इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन बाय द इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, तो ऐसा नहीं है, कंडक्टिविटी सिलिकॉन की नहीं बढ़ेगी, ओवरऑल फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे। केवल आर्सेनाइड से हम ऐसा नहीं कर सकते, और इसीलिए हम केवल सिलिकॉन को इंडिविजुअली ही यूज करते हैं। प्रोड्यूसेस अ सेमीकंडक्टर इन विच द चार्ज कैरियर्स आर प्रीडोमिनेटली इलेक्ट्रॉन्स बट होल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो ये चीज है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ तो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम आर्सेनिक को डालें जो कि पेंटावेलेंट हमारा इम्प्योरिटी बोलेंगे या फिर ग्रुप 5 का एलिमेंट है, जो कि एन टाइप, एक तरीके से पार्शली एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देगा। ओके,
होल्स तो प्रेजेंट होगी तो ये करेक्ट है। प्रोड्यूसेस अ सेमीकंडक्टर इन विच द चार्ज कैरियर्स आर प्रीडोमिनेटली होल्स, तो ये पूरी तरीके से गलत है, या तो बी सही हो सकता है या तो सी और बी सही है। प्रोड्यूसेस अ सेमीकंडक्टर इन विच द चार्ज कैरियर्स कंटेन नियरली इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, तो ये भी गलत है। ओके, तो इसमें जरूरी ये याद रखना था कि आर्सेनिक हमको बोला हुआ है, आर्सेनिक मिलाया सिलिकॉन में, तो आर्सेनिक अपने आप में क्या है, ग्रुप 5 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, ये याद रखना है। तो जो मेन एलिमेंट है ग्रुप 5, 3 और 4 के, वो हमें याद होने चाहिए। A DC voltage of 10 volt is applied across an N-type silicon bar having a rectangular cross section of length 1 cm as shown in figure। इस फिगर में जो हमको दिखाया है, तो एक सिंपल सा वही वाला फिगर है जो पढ़ते आ रहे हैं। हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, सिलिकॉन का बार है, उसका लेंथ दिया है, ओके, और सिलिकॉन का है और एन टाइप है, ये हमें बताया। एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर रहे हैं। द डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन एनडी, ठीक है, एनडी अब टर्म आया तो उसको याद कर लेते हैं। एनडी मतलब डोनर कंसंट्रेशन और एनए मतलब एक्सेप्टर। एंड द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यू एन क्या है, हमें दिया हुआ है 10 की पावर 16 सेंटीमीटर पर क्यूब और 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये मोबिलिटी है respectively। The average time in microsecond taken by the electron to move from one end of the bar to the other end of the bar। तो एवरेज टाइम हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन के एक इधर से उधर जाने में। तो देखते हैं, हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट है। 1 सेंटीमीटर हमारा लेंथ है बार की। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E इक्वल टू हमारा V बाई L, तो 10 बाई 1 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ओके, ये 10 वोल्ट भी दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधे सीधे होता है ना, E इक्वल टू V बाई डी या L। Vd की वैल्यू होती है म्यू एन ई, जो फॉर्मूला है हमारा। इक्वेशन ओनली वर्क्स फॉर, तो इक्वेशन वर्क करती है केवल, ये याद रखना भी जरूरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये वर्क केवल कब करेगी, लीनियर रीजन के लिए वर्क करेगी, इस रीजन के लिए ओनली, बस इस रीजन के लिए वर्क करेगी, लो इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो Vd की अभी तो काम करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। Vd हम निकाल लेंगे, म्यू एन हमें दिया हुआ 1000 और E हमने निकाला 10, यहाँ से क्या निकल के आएगा 10 सेंटीमीटर वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 निकल के आया, तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब Vd क्या होता है, L बाई टी। हमें टाइम निकालना था, टाइम निकालना था हमें क्या चाहिए, टाइम के लिए डिस्टेंस चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी यहाँ पे कुछ अलग तरीके की है, वो हमारी है Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द बार। तो सीधे से हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो L 1 सेंटीमीटर बाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 10 की पावर -4 सेकेंड, ठीक है। इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड में जाने में। सिंपल था, मतलब ये फॉर्मूला था, पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा वो पता होना चाहिए, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। कंसिडर एन एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाइड टू द मटेरियल इज इंक्रीज फ्रॉम 2000, ठीक है, इतनी थी इनिशियली 2000 वोल्ट पर सेंटीमीटर से हमने 8000 वोल्ट पर सेंटीमीटर बढ़ा दी। एन टाइप का सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। ओके, तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी, हमको ये बताना है। तो मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो Vd इक्वल टू म्यू ई, ये तो याद रट जाना चाहिए। ओके, Vd इक्वल टू म्यू ई, म्यू इक्वल टू Vd बाई म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। पर हर वैल्यू के लिए नहीं, ये याद रखेंगे, क्योंकि कर्व में यहाँ बीच में ये रूट ई होता है, यहाँ पे इतने में, फिर से रिकॉल कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। अब उस ये और ये जो लिखा है 10 की पावर 3 4, ठीक है, इनको भी हमने छोटा कर लिया, ये 1000, ये 10000। तो हमारा जो भी मामला चल रहा है अभी 2000 से 8000, वो चल रहा है इसी के बीच में, कर्व वाले रीजन में, ये याद रखेंगे, कर्व वाले रीजन में चल रहा है। तो ये रूट के म्यू इक्वल टू 1 बाई रूट ई के इक्वल होगा, ये रिलेशन है हमारा, ये रिलेशन है। और यहाँ पे केवल ई रख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा।
तो μ1 बाई μ2 इक्वल टू रूट E2 बाई E1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे E है, E नीचे है, ये 2 है तो 2 ऊपर है, तो μ2 इक्वल टू μ1 सॉल्व करके आपको 1/2 आ गया, 1/2 टाइम्स कम हो जाएगी मोबिलिटी। अज्यूम द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन में मोबिलिटी एट T इक्वल टू 300 केल्विन पे मोबिलिटी हमको दी है 1300, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ऑल्सो अज्यूम दैट द मोबिलिटी इज लिमिटेड बाय थर्मल मोशन ऑफ एटम, ये भी मान के चलो कि मोबिलिटी लिमिटेड है थर्मल मोशन ऑफ एटम की वजह से, एंड वेरीज विद टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर के संग बदलती है। तो T इक्वल टू 400 केल्विन पे कितनी होगी मोबिलिटी, ये हमको बताना है। लैटिस स्कैटरिंग की बात करी है या मोशन ऑफ एटम की बात करी है, तो यहाँ पे μL का केस आएगा एकदम से दिमाग में, ठीक है, ये वाला केस μL T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर -3/2, तो μ1 T1 μ2 T2, तो μ1 T1 पता है, T2 पता है, μ2 निकालना है, μ2 इक्वल टू μ1, ठीक है, ये 1 लिख लो या n लिख लो, ठीक है, μn इज μ1, ये इस तरीके से μL इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2, तो μL1 इक्वल टू T2 3/2 और μL2 इक्वल टू अपॉन T1 3/2। हमको निकालना क्या, μ2, तो μL2 इक्वल टू μL1 इंटू T1 अपॉन T2, वही चीज हमने करी है यहाँ पे। ओके, वही चीज करिए। यहाँ पे छोटी सी चीज क्या है, हमें T1 ऊपर लिखना था, T2 नीचे, वही चीज हमने करी है यहाँ पे। T1 हमारा ऊपर और T2 हमारा नीचे, ये हमने यहाँ माइनस लिखा है इसलिए ऊपर नीचे लिखा है। ओके, सिंपल सी वैल्यू अप्लाई करी, 1300 3/4 T की पावर 3/2, सॉल्व करके हमें आंसर आया 844, ऑप्शन